Hello friends, welcome to the Exams Made Simple, and let's start with the PIB news for 10th January. So first news is about ENAM. So ENAM has achieved another milestone by commencing interstate trade between मंडीज of two different states. ठीक है, तो ENAM का ये एक नया माइलस्टोन है. ENAM जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए है और इस बार इन्होंने इंटर स्टेट ट्रेड जो है बिटवीन मंडीज़ तो वो स्टार्ट किया है ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स. तो अभी तक क्या होता था कि जितना भी ट्रेड होता था वो या तो एक एपीएमसी के अंदर ही या तो एक ही स्टेट के दो एपीएमसीज के बीच में होता था. ठीक है, सो ट्रेड यूज टू हैपन आइदर विद इन वन एपीएमसी और बिटवीन टू एपीएमसीज विद इन द सेम स्टेट. ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन इन टोमेटोज हैज़ बीन कैरिड आउट. तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन टोमेटोज में हुआ है और वो हुआ है बरेली ईनाम एपीएमसी जो कि यूपी में है और हल्द्वानी ईनाम एपीएमसी ऑफ उत्तराखंड. तो यूपी और उत्तराखंड के दो फार्मर्स के बीच में पहला इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ टोमेटोज में. फाइन. अब इनाम का यूज़ क्या है सबसे ज़्यादा, तो इससे फार्मर्स को एक हेल्प मिलती है टू गेट बेटर मार्केट एक्सेस, मोर बायर्स ट्रेडर्स एंड रियलाइज बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस. तो पहले क्या होता था, जो बीच में लोग रहते थे काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा उनके पास चला जाता था और फार्मर्स को सही रेट नहीं मिलता था. तो अब उनको ज़्यादा मार्केट एक्सेस, ज़्यादा अच्छे से बायर्स और ट्रेडर्स से इंटरेक्शन हो पाता है उनका और ज़्यादा अच्छे प्राइसेस भी मिलते हैं. सो ईनाम इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल. ठीक है, तो ये पूरे इंडिया के लिए है और ई ट्रेडिंग पोर्टल है और इसका मकसद क्या था, टू नेटवर्क द एग्जिस्टिंग फिजिकल रेगुलेटेड होलसेल मार्केट नोन एज द एपीएमसी मार्केट. एपीएमसी का फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है. फाइन. थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना गया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होलसेल मार्केट है पूरा, उसी को वर्चुअल फॉर्म में लेकर आने के लिए. और ईनाम पोर्टल में अगर बोला जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, तो दैट इंक्लूड्स कमोडिटी अराइवल्स, quality and prices, buy and sell offers, e-payment settlement directly into farmers account, logistic providers information. ठीक है, तो commodity का अराइवल, उसके अलावा क्वालिटी, प्राइसेस, ई पेमेंट सेटलमेंट पूरा फार्मर के अकाउंट में, ये सब ई नाम पोर्टल पे होता है. और ये जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स इन्फॉर्मेशन, ये भी अब मिलेगी इस पे. और इसका यूज़ क्या है, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स इन्फॉर्मेशन. तो ये जो ट्रेडर्स वगैरह रहते हैं दूसरे स्टेट के, क्योंकि अब इंटर स्टेट चालू हुआ, तो जो बाहर का ट्रेडर है उसको स्टेट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये सारी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर जो रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर के ट्रेडर को दी जाएगी इसमें. ठीक है, और इसके अलावा एक इंटर स्टेट डैशबोर्ड भी बनाया गया है ईनाम प्लेटफॉर्म पे टू प्रमोट इंटर स्टेट ट्रेड. ओके, ईनाम प्लेटफॉर्म के ये बेनिफिट्स याद रखिएगा कि इससे एक तो ऑनलाइन कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है और मैंने बताया कि मिडिल मैन नहीं रहेंगे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी रहता है. प्राइसेस मतलब जो भी उनको मिलेंगे वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट पूरा फॉर्मेट रहता है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द इंडस फूड सेकेंड एडिशन. 2019 में ये सेकेंड एडिशन हो रहा है और ये इवेंट हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, इंडस फूड. और इसका थीम है वर्ल्ड फूड सुपर मार्केट. ओके, वर्ल्ड फूड सुपर मार्केट इसका थीम है. इंडस फूड है क्या, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो भी टॉप एक्सपोर्टर्स रहेंगे फूड और बेवरेज इंडस्ट्री के फ्रॉम इंडिया, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे. रिमेंबर दिस इज़ मेनली फॉर दी एक्सपोर्टर्स फ्रॉम फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एंड बायर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन इनवाइटेड. ठीक है, तो जितने भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो इंडियन सारे एक्सपोर्टर्स इसमें टॉप एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे और ओनली फ्रॉम द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री. और इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि इसमें 15 आइटम्स अलग अलग तरीके के फूड और बेवरेज से रिलेटेड डिस्प्ले किए जाएंगे एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू एनहांसिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स इन फूड एंड बेवरेज सेक्टर.
ठीक है, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। और आपको मालूम होगा कि रिसेंटली अभी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस की थी, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड न्यूज़। सो इट्स अबाउट द संस्कृति कुंभ। तो ये एक 29 डेज़ का कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा है, और दिस इज स्टार्टिंग एट कुंभ मेला एरिया इन प्रयागराज। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 2019 में जो कुंभ मेला हो रहा है वो प्रयागराज, विच इज़ द न्यू नेम फॉर इलाहाबाद, वहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे इसी लोकेशन पे ये कल्चरल एक्सट्रावेंजा, जिसका नाम है संस्कृति कुंभ, ये 29 डेज़ का शुरू किया गया है। और अब इसका इंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पूरा कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करने के लिए वहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस दिखाए जाएंगे, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, फोक, ट्राइबल और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, हैंडीक्राफ्ट्स, क्विजीन्स, एग्जीबिशंस, ये सब दिखाया जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यूनेस्को हैज़ इंस्क्राइब्ड कुंभ मेला ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी इन 2017। प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट, क्योंकि कुंभ मेला इस साल ऑलरेडी न्यूज़ में है, और इसको 2017 में ही यूनेस्को ने इंटेंजिबल है, याद रखिएगा, कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी की लिस्ट में इंक्लूड किया था 2017 में। फाइन, now the fourth news was that government has launched national clean air program। तो ये 2019 में ही ये लॉन्च हुआ है, ये प्रोग्राम याद रखिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी हैं कि प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, और इसके अलावा जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क होते हैं उसको बढ़ाना, तो प्रिवेंट तो करना ही, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, और जो मॉनिटरिंग नेटवर्क हैं उनको बढ़ाना, और इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग दी अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ये भी इस प्रोग्राम का एक पार्ट है। फाइन, और इसमें एक टेंटेटिव नेशनल लेवल टारगेट सेट किया गया है कि 20 to 30% रिडक्शन किया जाएगा PM 2.5 और PM 10 का 2024 तक। पर बेस किसको लिया है? ये 2017 को लिया है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, NCAP जो प्रोग्राम है ये 2019 में स्टार्ट हो रहा है, और ये एक मिड टर्म 5 ईयर एक्शन प्लान है, तो ये 2024 तक चलेगा। लेकिन इसमें जो टारगेट है 20 to 30% का, उसका रिडक्शन करना है PM 2.5 और PM 10 के कंसंट्रेशन का, टेकिंग 2017 एज द बेस ईयर। याद रखिएगा 2017 इसका बेस ईयर है, और ये मिड टर्म प्लान है, तो इसके लिए थोड़ा क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ये बस स्टार्टिंग है, एंड इसमें एक कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहेगी, और जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इसमें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। फाइन, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द परीक्षा पे चर्चा सेकेंड एडिशन। दिस इज़ ऑल्सो दी सेकेंड एडिशन। तो ये एक यूनिक इंटरेक्शन है जहाँ पे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट करेंगे, एंड दे विल कम टुगेदर टू डिस्कस इश्यूज रिलेटिंग टू एग्ज़ाम लाइफ एंड स्ट्रेस कनेक्टेड विद दैट। ठीक है, एग्ज़ाम लाइफ और उससे जुड़े हुए स्ट्रेस के कनेक्शन में इसके ऊपर इंटरेक्शन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर से, और परीक्षा पे चर्चा इसका नाम है। और इसी के लिए कुछ कंटेस्ट भी रखे जा रहे हैं, जैसे माय सक्सेस मंत्र, आई एम इंस्पायर्ड कंटेस्ट, कैची कैप्शन कंटेस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर सब पार्टिसिपेट करें। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इनका एक PSU है रेलवेज़ का, दैट इज़ द कॉनकोर। इसका फुल फॉर्म है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकोर, ने एक मेडन वॉयज वेसल बनाया है, रेलवेज़ का है, लेकिन इन्होंने वॉयज का वेसल बनाया है SSL मुंबई, और इसको फ्लैग ऑफ किया है कंडला पोर्ट से टूटिकोरिन पोर्ट तक। सो इट इज़ अ सिंपल फैक्ट, नथिंग कंसेप्चुअल। SSL मुंबई, कॉनकोर,
और कॉनकोर याद रखिएगा PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, और ये एक कोस्टल इनिशिएटिव है, ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू कोस्टल शिपिंग, सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग, रिमेंबर इट्स ऑफ रेलवेज, और कंडला से टूटिकोरिन पोर्ट तक है। नाउ देर हैज़ बीन एन अग्रीमेंट फॉर रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो ये अभी अग्रीमेंट किया जाएगा रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और 6 स्टेट्स में किया जाएगा ये, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में। तो एक्चुअली 3 स्टोरेज प्रोजेक्ट्स थे जो कि प्रपोज किए गए थे यमुना और उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट्स थे और इनको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था 2008 में। फाइन, दे वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल प्रोजेक्ट्स। So these 3 projects include, please remember these names and their location. First one is the Lakhwar project on river Yamuna in Uttarakhand. Lakhwar project Yamuna Nadi पे उत्तराखंड में. Second is the Kishau on river Tons in Uttarakhand, and third is the Uttarakhand and Himachal Pradesh, and third is the Renuka ji on river Giri इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अभी रेणुका जी पे अग्रीमेंट हुआ है। प्लीज़ ये तीनों के नाम और लोकेशन याद रखना, और इससे आपको एक और चीज़ समझ में आ गई कि यमुना की ये 2 ट्रिब्यूटरीज भी हैं, टोन्स और रिवर गिरी, ठीक है। और 3 प्रोजेक्ट्स कौन से थे, मैं दोबारा नाम बोल रही हूँ। लखवार प्रोजेक्ट यमुना नदी पे उत्तराखंड में, किशऊ प्रोजेक्ट टोन्स नदी पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और रेणुका जी प्रोजेक्ट river Giri पे in Himachal Pradesh. Fine. Now I have put some questions related to what we discussed and some other facts which are not included. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यू हैव टू टेल मी अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। अभी हमने ऊपर बात करी थी, तो इसके आप मुझे कुछ मेन पॉइंट्स बता सकते हैं इस पॉलिसी के। ये अभी अभी अनाउंस हुई है, तो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट। And second question is you have to tell me the pollutants which are included in the air quality index and the national ambient air quality standards. इन दोनों में कुछ pollutants में difference है, आपको मुझे दोनों बताने हैं। Third is who is the author of the exam warriors. Fourth question is where is Rail University located. And last question is you have to tell me what is section 126 of RPA 1951. सेक्शन 126 भी न्यूज़ में था। एक्चुअली इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, एंड द कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर श्री उमेश सिन्हा। सेक्शन 126 पे आपको मुझे बताना है ये क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।